मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बाबर का कामयाब तजर्बा कर लिया है, और अब इस तजर्बे के बाद पाकिस्तान उन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया कि जो ज़मीन से, समुंदर से और फ़िज़ा से, तीनों जगहों से एटमी हथियार दागने की सलाहियत रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि इसके बाद अब हमारा जो दिफा है वो मज़ीद कितना मजबूत होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस पे आपको भी और पूरी कौम को मुबारक, क्योंकि जिस तरह के हमारी इन्वायरमेंट है, हमारे ख़ास तौर पे भारत के साथ जिस तरह के ताल्लुकात हैं, और जिस तरह भारत इस खिते में अमन की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने देता, उससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपना दिफा मजबूत करें। और ये जो तजर्बा जिसकी कामयाबी की आप बात कर रहे हैं, ये उसी सिलसिले की एक इंतहाई शानदार कड़ी है। जहाँ तक इसका सिग्निफिकेंस का ताल्लुक है जी, ये जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर या स्ट्रेटेजिक वेपन्स की, तो उसकी डिलीवरी के तीन ही जो है उसके जो है ना शेड्स होते हैं, या तीन आप एरियाज कह लें। एक मिसाइल जो सरफेस लॉन्च मिसाइल होते हैं, सरफेस टू सरफेस, या एयर लॉन्च, या फिर सी लॉन्च। तो अगर किसी कौम के पास न्यूक्लियर पावर के पास ये तीनों कैपेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हों, तो हम ये कहते हैं कि उनके पास ये एक ट्रायड जो है डेटरेंस वो मौजूद है। क्योंकि जंग जब शुरू होती है तो फिर उसके बाद आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, तो दुश्मन उससे डरते हुए फिर जो है वो कई बार सोचता है कि वो पहला अटैक करेगा तो उसको किस तरह से जवाब दिया जाएगा। और अगर अब आपके पास ये लेकिन मलिक साहब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब क्योंकि बाबर मिसाइल के बाद तो पाकिस्तान सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का हामिल हो चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि इस अहम पेशरफ्त से अब अगर इसको परसेंटेज में देखें तो आप क्या समझते हैं कि कितनी मजबूती होगी? देखिए, परसेंटेज में इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। देखें, दुनिया में जो एटॉमिक या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की हिस्ट्री है, वो तकरीबन जो है वो कुछ 70 साल पुरानी है। 1945 में जो पहली बार अमेरिका ने ये कैपेबिलिटी हासिल की, तो उस वक्त अमेरिका ने इसको इस्तेमाल भी किया, और हमने देखा कि उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जापान के 2 बड़े शहरों पे ये बॉम्ब इस्तेमाल किए। उसके बाद जब दूसरे ममालिक ने भी ये कैपेबिलिटी हासिल कर ली, तो वो फिर एक तरह से ये जो वेपन्स हैं या ये कैपेबिलिटी है, ये एक डेटरेंस के वेपन बन गए। यानी ये समझा जाने लगा कि ये बजाय जंग का एक इंस्ट्रूमेंट होने के, ये 2 फरीकों के दरमियान ये एक अमन की ज़मानत है। तो इसलिए उसके बाद से असूली तौर पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को या स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, इसको एक डेटरेंस का वेपन समझा जाता है। ये कोई वेपन ऑफ चॉइस नहीं है जंग में इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा क्योंकि इसकी जो तबाही है वो इतनी ज़्यादा है। मलिक साहब, ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है ना कि इस खौफ से ही दुश्मन दुबक के बैठा रहे कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, लिहाजा वो कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश ही ना करे। अच्छा, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने जो रॉकेट फोर्स कमांड बनाई है, उससे इंडिया में बड़ी थरथल्ली मची हुई है, बल्कि इसराइल भी उसकी मदद को आ गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला है मोदी की इन तैयारियों का इसराइल के साथ जो मिलके कर रहा है, आप क्या समझते हैं इससे क्या नतीजा निकलेगा? देखें जी, वो तो काफ़ी अरसे से इसराइल के साथ उनका नेक्सस है। वो उनके लिए उनको इक्विपमेंट भी देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, और उनको ऑपरेशनल सुपरवाइज भी करते हैं। तो वो तो उनका तो जाहिर है वो
उनका अपना एक चॉइस है, और चूंकि उनका इंटरेस्ट कॉमन है, क्योंकि दोनों ही मुसलमानों के दुश्मन हैं और दोनों की आंख में पाकिस्तान खटकता है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है और एक माशाल्लाह दुनिया की बड़ी फौज और एक बड़ी प्रोफेशनल फौज का हामिल मुल्क है। और फिर हमारा 25 करोड़ अवाम जो हैं वो खड़े हैं अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे। तो और एक ऐसा मुल्क जो बना ही इस्लाम के नाम पे हो, ऐसे मुल्क से उनका खाइफ होना और उसके बारे में दिल में जो है वो एक नेगेटिव जो है ख्याल रखना, वो कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन सर ये हमें ये देखना है रॉकेट फोर्स कमांड से इतना खाइफ क्यों है इंडिया? देखिए जी, अब देखिए होगा क्या जब ये एसेट्स तो हमारे पास पहले ही हैं, और ये एसेट्स मोस्टली हमारे अपने इंडिजिनस या लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं। तो अब हम जब इसको मेन आर्मी की कमांड से एक अलग इसको कमांड आर्टिकुलेशन इसकी हो जाएगी, तो एक तो उसका ऑपरेशनल कंट्रोल ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, फिर इसका जो डिसीजन मेकिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी डिप्लॉयमेंट में और जंग की सूरत में इसकी एम्प्लॉयमेंट में, इसमें जो है प्रोफेशनल एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा मलिक साहब, जाहिर है अगर हमारे मलिक साहब ये फरमाइएगा, बढ़ती है, मलिक साहब ये फरमाइएगा कि इंडिया ने अब दोबारा फ्रांस से मुआहदा करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिस मुआहदे के तहत वो मज़ीद राफेल तैयारे हासिल करना चाहता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो पहले उसने राफेल के साथ किया है, उस नाकामी के बाद फ्रांस उसे मज़ीद अपने ये तैयारे देगा, बेचेगा? देखें, अगर हम एक असूली बात करें तो अगर मैंने डिसीजन लेना हो तो मैं तो ना दूं, क्योंकि इन्होंने अपने जो है ना प्रोफेशनल गलतियों की वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी, उस एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म की मार्केट इन्होंने ख़राब कर दी। लेकिन आप ये देखें कि बहरहाल उनका भी एक मसला है। अभी मैं आपसे अर्ज करूं कि रिसेंटली कोई 1.5 महीने पहले जंग के बाद पेरिस एयर शो हुआ, तो वहाँ हमारे कुलीग गए हुए थे। उन्होंने बताया कि वो राफेल बनाने वाली कंपनी जो कि फ्रांस की कंपनी है और ये शो भी पेरिस में हो रहा है, उसके ऊपर कोई लोग जो हैं इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और वहाँ वो खाली पड़ा था उनका पवेलियन, जबकि चाइनीज़ पवेलियन पे लोग जो है वो कतार दर कतार लोग जो हैं वो आके चाइनीज़ इक्विपमेंट में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे थे। तो अब अगर उनके ये सिचुएशन है तो वो भी डेस्परेट होंगे जी, और तो कोई ख़रीद नहीं रहा, तो वो फिर अगर भारत खरीदना चाहता है तो उन्होंने अपना इक्विपमेंट तो बेचना ही है ना। अच्छा मलिक साहब ये फरमाइएगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप तो कहते हैं कि बड़ी पेशरफ्त हुई है, लेकिन यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से कोई मुआहदा तो सामने नहीं आया, क्या फिर पेशरफ्त हुई होगी आपके ख्याल में? देखिए जी, ये मेरा ख्याल है कि हम लोग भी बड़ा इस पे क्लोजली इसको ऑब्जर्व करते रहे हैं इंटरनेशनल चैनल्स पे, और ख़ास तौर पे मगरबी और अमेरिकन जो मीडिया हाउसेस हैं इसके बारे में। इनफैक्ट कल जब वहाँ वो ट्रैवल करते हुए जा रहे थे अलास्का प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उन्होंने अपने जहाज़ जो प्रेसिडेंशियल प्लेन है जो है उसका जो यूसैफ-1 है, उस पे उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि आप ये तवक्को ना रखें कि इस मीटिंग के फ़ौरन बाद जो है वो सीज़ फायर अनाउंस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने जो इसमें बैक चैनल जो डिप्लोमेसी हुई होगी, उसमें जो टॉकिंग पॉइंट्स बने होंगे, उसमें ये डिसीजन उसमें शामिल होगा कि हम फौरी तौर पे तो सीज़ फायर मुमकिन नहीं है, लेकिन ये उसके लिए एक पेशरफ्त हो सकती है। तो ये 1-on-1 के बजाय उन्होंने एक ग्रुप की सूरत में, डेलीगेशन की सूरत में मुलाकात की है, और फिर उन्होंने इनवाइट भी कर लिया है प्रेसिडेंट ट्रंप को मॉस्को में। तो
यानी ऐसा अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो कोई ऐसा नेगेटिव फॉल आउट भी नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाब नहीं हुए।